ये अफवाह कैसे फैली कि त्यारा अगवा कर लिया गया है। मेरे लिए वो खबर हैरान कुन थी। मेरीन कमांडोज की लाशों की वजह से अमेरिका में इस त्यारे का बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। इसे पिछली रात ही अमेरिका पहुंच जाना चाहिए था। मरने वालों के लवाहिकीन की तशवीश और परेशानी की वजह से कुछ नामा निगारों ने तुर्की के जेरे इंतजाम शुमाली कब्रस की सरहद पर परवाज करके ताकतवर दूरबीनों से ये खोज लगाया है कि वो C-130 भारी मुहासरे में रनवे पर खड़ा है। आसार बता रहे हैं कि उस पर कोई हाई जैकर है, काबिज है, मगर अमेरिकी इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं। तुम्हें यह खबर कब और कैसे मिली? मैंने बेचैनी से सवाल किया। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस सर्विस वालों को अपने जराए से रात 10 बजे ये इतला मिली है। मैं इन लोगों को सुल्तान शाह के अगवा के बारे में तुम्हारी कहानी से आगाह कर चुका हूँ। इन्हीं के एक विंग के सरबराह ने मुझे फोन पर यह इतला दी है और तुमने इससे कुछ नताइज भी अखज़ किए होंगे। मेरा इस्तराब बढ़ता ही जा रहा था। यह सीधी सीधी 2 और 2 4 वाली बात है। खुशी से अव्वल खान का सांस सीने में नहीं समा रहा था। अगर हाई चेकिंग की खबर में जरा सी भी सदाकत है तो ये सुल्तान शाह का कारनामा है। कराची के हवाई अड्डे से परवाज करने वाले इस C-130 में अमले के 5 काबिल एतमाद अफराद और 6 मुर्दा कमांडोज के ताबूतों के सिवा बस सुल्तान शाह ही ऐसा मुश्तबा कैदी था जो इस त्यारे और इसके अमले के लिए कोई खतरा पैदा कर सकता था। मसला यह था कि जहाज का अमला यकीनन बहुत चालाक और तजर्बेकार था। जब इस सुल्तान शाह को खामोशी से पाकिस्तान से निकाल ले गया, जहाज पर किसी मुर्दे के साथ सुल्तान शाह को बेहोश करके ताबूत का कैदी बनाया गया था, वो बिल्कुल गैर मुसल्ला रहा होगा। फिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि सुल्तान शाह इन 5 को यरगमाल बनाकर जहाज पर कब्जा करने में कामयाब हो गया? कोई गैबी मौजज़ा ही उसकी ऐसी नाकाबिले यकीन बालादस्ती का सबब बन सकता था। तुम इस खबर या अफवाह की तस्दीक की कोशिश नहीं कर सकते? मैंने पूछा। नामुमकिन। इसका जवाब मायूसाना था। अगर यह अफवाह 100% दुरुस्त और हकीकत पर मबनी हो तब भी अमरीकी हुकाम इसकी तस्दीक नहीं करेंगे। फिर वो फनी वजह की आड़ में कब तक पनाह ले सकेंगे? आज़ाद प्रेस इनकी जिंदगियां आजीरन कर देगा। मरने वालों के लवाहिकीन को पूरे मुल्क की हमायत और हमदर्दी हासिल होगी। अगर वो हाई चेकिंग का एतराफ़ कर लें तो फिर त्यारे पर 12वें फर्द की मौजूदगी का क्या जवाब देंगे? इस एतराफ़ में उनकी शदीद बदनामी छुपी है। उनकी सियासी साख तबाह हो जाएगी कि वो डिप्लोमेटिक कार्गो आड़ में दोस्त मुल्कों के शहरियों को अगवा बल्कि स्मगल करते हैं। पता नहीं सुल्तान शाह ने क्या सोचकर यह कदम उठाया है। वह इम्कानात वाज़े होते ही मेरी खुशी तशवीश में बदल गई। अगर उनकी सोच यही है तो वो सुल्तान शाह का मुतालबा हरगिज़ नहीं मानेंगे। अभी तो ये भी मालूम नहीं कि सुल्तान शाह ने अपना क्या मुतालबा पेश किया। उसे मालूम है कि वो किन लोगों का कैदी है। इनसे वो अपनी रिहाई के सिवा और क्या चाह सकता है? वो कब्र में अपनी रिहाई चाहता है तो त्यारे से बाहर मौत उसकी घात लगाए बैठी होगी। त्यारे को वो किसी कीमत पर जमीन छोड़ने की इजाजत नहीं देगी। अव्वल खान बोला। ये हड्डी सुल्तान शाह के गले में फंसी हुई नजर आ रही है। वो एक एक करके इन 5 को मार देगा तो फिर इसके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये मामला इस कदर संगीन और राजदारी का मुतकाजी है कि वो 5 जानों का इतलाफ खामोशी से सह लेंगे और फिर सुल्तान शाह का हशर खराब कर देंगे। वो बातें दोहराते हुए मैं खुद को शदीद ज़हनी अजियत में महसूस कर रहा था। इतना बड़ा खतरा मोल लेने की बजाय वो खामोशी से अमेरिका चला गया होता तो तुम वहां पहुंचकर इसकी बाजियाबी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इस वक्त वो एक बंद गली में मैसूर है जिसके दहाने पर उसके खून के प्यासे काबिज हैं। अव्वल खान की आवाज़ मुतासफाना होगी। ड्रामा का रुजीनी के खिलाफ मिसाली कामयाबी हासिल करने के बाद वो खबर मेरे लिए अंदुनाक थी। मलाल और दिल गिरफ्तगी के आलम में मैंने कहा, तुमसे कुछ पसे पर्दा बातें मालूम होगी। बाकी तफसील मैं अखबार में तलाश करूंगा। इस वक्त सुल्तान शाह तने तनहा रह गया है। हमें से कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कैद की अजियतों ने शायद उसे इस काबिल भी न रहने दिया हो कि वो बर वक्त सही फैसले कर सके। अब तुम मुझसे पहले अमेरिका पहुंच जाओगे। उसकी आवाज़ खाली खाली सी थी। इस वक्त मेरे लिए अमेरिका और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं क्योंकि वो दरमियान में बुरी तरह घिरा हुआ है। जिन में कोई बात आई तो अब सुबह एयरपोर्ट से फ़ोन करूंगा। वीरा इस वक्त गजाला से बात करनी चाह रही थी मगर मैंने उसे नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा तो वो कुछ नाराज़ होगी और मेरे सवाल का जवाब दिया बगैर तुम्हें रिसीवर दे दिया। जरा उसे समझा देना। गुफ्तगू खत्म करने से पहले अव्वल खान ने आखिरी बात भी कह डाली। मैंने पलट कर फुटपाथ पर नजर डाली तो वीरा गायब थी। मैंने मालूमात की फराहमी पर अव्वल खान का शुक्रिया अदा किया और फोन रख कर मुतजस्सिसाना अंदाज में गिरदोपेश का जायजा लेने लगा। वीरा का कहीं पता नहीं था। शायद वो मेरी तवील होती हुई गुफ्तगू से बेजार होकर अकेली ही होटल की तरफ चल पड़ी थी। मैं भी सर झुकाकर उसी तरफ हो लिया। अव्वल खान से होने वाली गुफ्तगू इतनी भरपूर थी क्या मेरे लिए जेब में पड़े हुए अखबार की अहमियत सिफर होकर रह गई थी। मेरे ज़हन में आनियां सी चल रही थी और सुल्तान शाह के मुतवक्का अंजाम के तसव्वुर से मेरे बदन में फुरेरियां सी तोड़ रही थी। सुल्तान शाह अपनी आर्ज़ी बालादस्ती के घमंड में बुरी तरह अमरीकियों के चुंगल में फंस चुका था। जैसे मोइज़े ने उसे वो हैरान कुन बालादस्ती दिलाई थी
वैसा भी कोई दूसरा मुआवजा उसे कब्रस की सरजमीन से निकाल सकता था। मेरे ज़हन में एक एक करके नाम आते रहे। निक मोर्ले शुरू से इस मामले से अलग रहा था और वो कोई मुअस्सर किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं था। इस वक्त ले देकर सिर्फ आइजक बेल ही काम का आदमी नजर आता था। उसने मुझसे खुलकर सुल्तान शाह के अगवा पर बात की थी और तकरीबन बर वक्त मुझे ये भी बता दिया था कि उसे एक ताबूत में बंद करके अमेरिका पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त मैंने मसलहत की खातिर उसके अगवा कराए हुए आदमी से अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया था, मगर वक्त के तकाजे बदल चुके थे। सुल्तान शाह ने किसी रो में आकर हालात को इतना बिगाड़ लिया था कि मेरी कोई भी सही या गलत कोशिश इन हालात को मजीद नहीं बिगाड़ सकती थी। अपने पसंदीदा टेलीफोन बूथ के करीब मैं आइजक वेल से बात करने के बारे में अपना ज़हन बना चुका था। बूथ खाली था, मैं इस पर काबिज हो गया। अमेरिका में वो शाम का वक्त था। पहली ही घंटी पर फोन उठा लिया गया। मुझे तवक्का थी कि किसी भी वक्त तुम्हारा फोन आएगा। मेरे कानों में आइजक बेल की सर्द आवाज गूंजी। उसने मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान लिया था। मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों की तवक्कात पर हमेशा पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि इस वक्त तुम्हें ये तवक्का क्यों थी? मैंने भी अपना लहजा सर्द और सपाट रखा। इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही बात है, तुम्हारा आदमी ऐसी भयानक आग से खेल रहा है जिसका वजूद तक चाट जाएगी। आइजक बेल ने किसी इश्तियाल के बगैर जवाब दिया। ये बात वो भी जानता है, मगर ये याद रखो कि वो अपने साथ तुम लोगों की साख समेत बहुत कुछ ले डूबेगा और तुम्हें पछतावों के सिवा कुछ याद नहीं आएगा। वो असाबी लड़ाई थी। मैंने मजबूत लहजे में खोखली धमकी उस तक पहुंचा दी। पहले तुम उसे अपना आदमी मानने से इनकार कर रहे थे और अब उसके हवाले से इतना बड़ा दावा कर रहे हो। कहीं ये तब्दीली तुम्हारी किसी कमजोरी का नतीजा तो नहीं है? कमजोरी नहीं, ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। शुरू से अब तक तुम्हारे आदमी हर लम्हे मेरी नजरों में रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त उनके साथ साथ था। वो आगे थे और हम इनका मुसलसल पीछा कर रहे थे। चाहो तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूँ कि इस बार तुमने निक मोर्ले को बुरी तरह नजरअंदाज किया है। सारा काम अपने इन दो आदमियों से लिया है जो C-130 के 5 नफरी हमले में शामिल होकर कराची पहुंचे थे। तुम्हारी ये साजिश अब तुम्हारे गले पड़ गई है। वह बहुत तेजी के साथ अपने बचाव की राहें मसदूद करता जा रहा है। उसने मेरे दोनों आदमियों को हलाक करके इनकी लाशें जहाज से रनवे पर फेंकती हैं। अब अमेरिकी एयरफोर्स के 3 आदमी उसके कब्जे में हैं। वक्त गुजरने के साथ उसके आसाब टूटने और बिखरने लगेंगे। मायूसी के आलम में वो इन तीनों को खत्म करके अपनी कनपट्टी में गोली मार लेगा और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इस अंजाम के लिए मजीद 3 आदमियों का नुकसान ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है। इन 5 का खून किसने किया? जहाज पर 12वें आदमी की मौजूदगी का एतराफ तुम सबको रुस्वा कर देगा। ये कोई आसान या सरसरी फैसला नहीं है। इसकी हल्की सी इस्तज़ाइया हंसी की आवाज उभरी। फिर वो बोला, हम इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेले। दुनिया के चंद बेहतरीन दिमागों ने सारा नक्शा तैयार कर लिया है। अखबार वालों की हरकतों की वजह से यह वाकया दबाया नहीं जा सकेगा। इस बारे में वाशिंगटन से किसी भी वक्त ऐसा चौंका देने वाला प्रेस रिलीज जारी होने वाला है जिसे पढ़कर तुम्हारी खोपड़ी भग से उठ जाएगी। जो होगा देख लिया जाएगा। मैं भी कराची में हाथ पर हाथ धरने बैठा हूँ। चाहो तो दूसरे फोन पर मालूम कर सकते हो कि मैं लंदन के एक पब्लिक बूथ से बात कर रहा हूँ। मैंने लबो लहजा बिगाड़े बगैर पूरे सुकून से उसे चैलेंज दे दिया। तुमसे बात शुरू होने के चंद सानियों के अंदर अंदर एक्सचेंज से यह बात मालूम कर ली गई थी। तुम इतने ही फाल और मुस्तद हो तो इस वक्त तुम्हें कब्रिस में होना चाहिए था। अपने फैसलों के असबाब मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। चंद रोज बाद मैं अमेरिका भी आ रहा हूँ। इस वक्त तक तुम्हारी कमर टूट चुकी होगी। तुम्हारी बेहतरीन आदमी का नामो निशान यूं मिटाया जाएगा जैसे वो जमीन पर कभी पैदा ही नहीं हुआ था। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि C-130 पर कोई 12वां आदमी भी सवार था। फिर वो 5 लाशें, उनका कातिल कहां से पैदा करोगे? मैंने तंजिया लहजा पूछा। इस बार वो मानी खेज अंदाज में हंसते हुए भींची भींची आवाज बोला, प्रेस रिलीज वियतनाम सेंट्रूम की कहानी सुनाएगी। जहाज के 100 नफरी हमले में वियतनाम से लौटा हुआ एक फौजी भी शामिल है। वियतनाम सिंड्रोम हाल ही में दरियाफ्त होने वाली एक खौफनाक दिमागी बीमारी है जो वहां के जंगलों में लड़ने वाले अमेरिकी फौजियों में पाई गई है। यह बीमारी मरीज का दिमाग उलटकर उसे हज़यानी और जनूनी कैफियत में मुब्तला कर देती है और दीवानगी में वो कुछ भी कर गुजरता है। C-130 के परवाज के दौरान में इस पर वियतनाम सिंड्रोम का हमला हुआ और इसने अपने साथियों को यरगमाल बना लिया और यूं कब्रस का आलमिया रूनुमा हुआ। जहाज अमेरिकी अड्डे पर है, वहां से वही खबर बाहर निकलेगी जो हम चाहेंगे। मुझे पसीने छूट गए। अपने एक जुर्म की पर्दादारी के लिए वो बहुत संगदिलाना कहानी थी। हाईजैकिंग की वारदात में से एक गैर मुल्की मखवी का किरदार हज़फ करने के लिए वाशिंगटन में बैठे हुए हुक्मरानों ने सारा इल्जाम अपने ही एक बेगुनाह फौजी के सर थोपने का फैसला कर लिया था और उसके ऐलान के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे। आइजक वेल से इस वक्त एक कड़ी लफ्जी जंग चल रही थी। मेरे पास सोचने के लिए जरा भी मोहलत नहीं थी। मेरी तरफ से जवाब में जरा सी ताखीर को भी वो मेरी कमजोरी पर महमूल करता। मैंने उसके खामोश होते ही कहा, मामला सिर्फ जहाज के हमले की कुर्बानी का नहीं है। मेरे आदमी की जान पर बन आई तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
जहाज और 6 ताबूतों समेत सब कुछ एक धमाके के साथ जलकर रनवे पर ही राख का ढेर हो जाएगा। तुम्हारी कहानी कुछ भी हो, तुम्हारी कौम जिंदों का खून शायद माफ कर दे, लेकिन 6 मुर्दों की बेअमान चिता एक तूफान खड़ा करा देगी। तुम अपनी तदबीरें करते रहो, मेरा आदमी अपना काम कर गुजरेगा। उसके बाद ये फैसला हो सकेगा कि कौन हारा है और जीत किसकी हुई है। चंद सानियों के लिए लाइन पर सकूत छा गया। मेरी आखिरी जहनी कलाबाजी में उसके लिए गौर फिक्र का खासा सामान पोशीदा था। मेरी पहली पेशकश अब भी बरकरार है। आखिरकार उसकी वही सख्त आवाज उभरी, तुम चाहो तो उसे अब भी आजादी दिला सकते हो, और यही उसका असल मुतालबा है। उसकी आजादी के साथ इस ढोल की भी फिक्र करो जो तुम्हारे गले की ज़ीनत बनने वाला है। उसकी पसपाई से मैं शेर हो गया। मुझे मरऊब या खौफजदा करने के लिए वो जानबूझकर यह भी बताता चला गया था कि सुल्तान शाह ने अपनी रहाई के मुतालबे की शिद्दत वाज़े करने के लिए उसके भेजे हुए दोनों अगवा कुनिंदगान को बेरहमी से मार डाला था। तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं व्हाइट हाउस के कुछ जिम्मेदार अफसरों से बात करने के बाद ही तुमसे मजीद बात करूंगा। मेरे सख्त मुआक्कफ के सामने उसने हजार डालने की सदाकारी करते हुए फिर एक चाल चल दी जो गैर वाज़े नहीं थी। मैंने उसकी चालबाजी का कोई हवाला दिए बगैर आसानियों से कहा, मैं लंदन में बहुत मसरूफ हूँ, कुछ पता नहीं कि कब कहाँ मिलूंगा, तुम वक्त बता दो, मैं खुद तुमसे रब्ता कर लूंगा। तुम डर रहे हो कि फोन नंबर के सहारे मेरे आदमी तुम तक न पहुंच जाए। अच्छा हुआ कि तुमने ये खतरा भी याद दिला दिया। असल वजह मेरी मसरूफियत है। वक्त बहुत कम है, 4 घंटे बाद तुम्हारे आदमी की दी हुई मोहलत खत्म हो रही है। बोलते बोलते वो यकलख्त खामोश हो गया। चंद सानियों बाद वो बोला तो उसकी आवाज गजबनाक हो चुकी थी। इस फातुरुल अकल कातिल को रोको, वो तबाही के रास्ते पर चला जा रहा है। अभी अभी इत्तला मिली है कि उसने मुआवन हवाबाज की लाश भी रनवे पर फेंक दी है। मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? वो तुम्हारा कैदी है, इससे मेरा राब्ता होता तो शायद मैं उसके फैसलों पर असरअंदाज हो सकता था। इस वक्त वो खुद ही अपना बास है। वो पागल हो गया है, खुद मरना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। उसने तुमसे मसालत के सारे रास्ते बंद कर दिए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं कितनी देर बाद तुमसे फोन पर राब्ता करूं? उसके बिगड़े हुए मूड का अंदाजा करके मैंने मासूमियत से पूछा और रिसीवर पर चिंगारती हुई आवाज में उसकी गालियां गूंजने लगी। मैंने हल्का सा इस्तेज़ाइया कहका लगाकर फोन बंद कर दिया और बूथ से बाहर आ गया। वो कहका मैंने आइज़क बेल को सुलगाने के लिए लगाया था, वरना अंदर से मैं बहुत दिल गिरफ्ता था। सुल्तान शाह की तरफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं रही थी। कमरे की चाबी रिसेप्शन पर मौजूद नहीं थी। ऊपर पहुंचा तो टेलीविजन चल रहा था और वीरा शब ख्वाबी के लिबास में आ चुकी थी। मालूम होता है कि अव्वल खान से राजो न्याज कुछ ज्यादा ही तवील हो गए। वो मेरी उदासी और मायूसी पर ध्यान दिए बगैर बोली, यहाँ की पुलिस ने खाकों की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत मिल गया है। दुख इन बेचारों की क्या दुर्गत बनती है। दरवाजा खोलकर वो बिस्तर की तरफ चल दी थी और उसकी पुश्त मेरी जानिब हो गई थी। वो मसैरी पर बैठी तो मैंने तय किया हुआ अखबार अपनी जेब से निकाल कर उसके सामने डाल दिया। मालूम होता है कि तुम्हारे खाकों पर किसी ने जमीमा छाप डाला है। वो अखबार खोले बगैर उसे मजीद बल देते हुए बेपरवाही से बोली, इतनी सी बात पर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अखबार देखो और फिर नाचना भी शुरू कर दो। सुल्तान शाह पर बहुत बुरा वक्त आया हुआ है। उसके लिए वो इतला किसी धमाके से कम नहीं थी। उसने बहुत तेजी से अखबार खोला और सुर्खी पर नजर पड़ते ही बेअतबारी से उसकी आंखें फैल गईं। जैली सुर्खियां और खबर की चंद सतरें पढ़कर वो इस्तफ्तार तलब नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, जहाज वही है मगर इसमें किसी का नाम नहीं है। मैं अखबार खरीद रहा था और अव्वल खान मुझे इसी खबर के बारे में बताना चाह रहा था। मेरा और उसका मुश्तरका फैसला था कि यह हरकत सुल्तान शाह की है। क्या इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि अकेला होने के बावजूद उसने अपनी आज़ादी के लिए एक राह निकाल ली है? वीरा ने कदरे ताज्जुब से पूछा। इब्तिदा में अव्वल खान का भी यही रद्द-ए-अमल था, लेकिन अब हम दोनों उसके लिए फिक्रमंद हैं। उसके बाद मैंने आइज़क बेल से भी फोन पर बात की है। सब कुछ उलझ कर रह गया है, मैंने उसे बताया। वो फौरी तौर पर संजीदा होकर आगे झुक गई। मुझे तफसील बताओ, हर कामयाबी के साथ हमें ये सदमे क्यों सहने पड़ रहे हैं? हमसे कहाँ गलती हो रही है? पता नहीं, अब कुछ अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला चल पड़ा है। सुल्तान शाह को ताबूत में स्मगल किया गया और अब वो बेहोशी से होशियार होते ही 5 आदमियों को बेबस करने में कामयाब हो गया। अब तक वो रनवे पर 3 लाशें फेंक चुका है। इतने बेरहमाना इख्तिसार से काम न लो, उसे खुशामदाना लहजा में कहा। थोड़ी सी तफसील बताओ, हो सकता है कि मैं कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। मैंने अव्वल खान और आइज़क बेल से हासिल होने वाली मालूमात को मुख्तसर से तसलसल में धुराना शुरू कर दिया। वीरा दरमियान में इक्का दुक्का सवाल करती रही। उसका आखिरी रद्द-ए-अमल मेरी तरह किसी गहरी तशवीश और फिक्रमंदी पर मोहित था। तुमने ये बुरा किया कि उसे लंदन में अपनी मौजूदगी से आगाह कर दिया। वो इसी वक्त अपने हरकारों को तुम्हारी तलाश पर मामूर कर देगा। मेरी खामोश होने पर वीरा ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, मेरे बताने से पहले वो बात मालूम कर चुका था। मैं इस इतनी बेखौफी से बात न करता तो मेरे फरिश्तों को भी इन वाकयात की हवा न लगती जो कब्रिस के अमरीकी हवाई अड्डे पर पेश आ रहे हैं। मगर सुल्तान शाह के हाथों चारे बार तीसरे कत्ल की खबर मिलते ही आइज़क बेल का दिमाग उलट गया और तुम्हारी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई। वीरा ने ताई तलब लहजा में कहा, यह नहीं कहा जा सकता। मुझे कबल अज वक्त यह मालूम हो चुका है कि कब्रिस के वाक़े पर वाशिंगटन से क्या रिपोर्ट जारी की जाएगी।
ये भी पता चल गया है कि सुल्तान शाह की दी हुई मोहलत यहाँ के वक्त के मुताबिक रात के तकरीबन 2 बजे खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब जानने के बावजूद हम बेबस हैं, इन मालूमात से कोई फायदा नहीं उठा सकते। वो बिस्तर से उठकर बेताबाना अंदाज में कमरे में टहलने लगी। अभी एक कार्ड बाकी है, आइजक बेल को फोन करके मैं उसे खेल सकता हूँ। खामोशी से कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, हो सकता है कि अब वो तुम्हारी आवाज सुनते ही फोन बंद कर दे। वीरा ने खदशा जाहिर किया, उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी वरना वो वाशिंगटन के बाअसर हल्कों का एतमाद को बैठेगा। मैंने जोर देकर कहा, वह हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार है, उसका ये ज़ौम खत्म हो गया तो उससे निमटना आसान हो जाएगा। अब मैं उसे खाक में मिलाने पर तुल गया हूँ। उसकी दुश्मनी में उलझकर तुम सुल्तान शाह की जिंदगी को लाहक खतरात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? हमें सर जोड़कर इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। तुम सोचती रहो, सोचते सोचते मेरा दिमाग दुखने लगा है। यह तय है कि अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो जिंदा रहे या इस मुहिम में शहीद हो जाए, हमें आइजक बेल को तहस नहस करना होगा। मैं उसे आखिरी बार बात जरूर करूंगा। वीरा ने मेरी आंखों में नाचती हुई वहशत और सफाकी के पेशे नजर जुबान बंद कर ली। इन चक्रों में रामा का कुन्ना भूलो। मैंने उसकी तरफ घूम कर नरमे से कहा, फोन करके देख लो कि उसका कमरा आबाद है या उसकी बीवी कहीं और मुंतकिल हो चुकी है। कमरे में वापस आने तक मुझे सुल्तान शाह के बारे में कोई नया अंदेशा नहीं था। मैंने आते ही उसे चेक किया था। उसकी बीवी के साथ कोई मर्द भी मौजूद है जो अतालवी लबो लहजे में खासी रवानी से अंग्रेजी बोल लेता है। दोनों मियाँ बीवी एक जैसे ही निकले। तलखी से ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं फोन बूथ में खड़ा फोन की घंटियों की आवाज सुन रहा था। तीसरी घंटी मुकम्मल होने से पहले फोन उठा लिया गया। बोलने वाला आइजक बेल ही था। मैंने लंदन टाइम्स से पूरी कहानी का सौदा कर लिया है। इससे पहले कि वो फोन बंद करने का इरादा करता, मैंने अपनी दानिश में वो धमाका कर डाला। सौदा कर लिया है तो मुझे इतला क्यों दे रहे हो? इस वक्त वो दोबारा पुरसुकून हो चुका था। अभी कब्रिस की असल कहानी पर सिर्फ असूली सौदा हुआ है। 1 लाख पाउंड माकूल रकम होती है। ऐसी हकीर रकमें मेरे मामूली कारिंदे एक दिन में उड़ा देते हैं। अपना असल मकसद बताओ। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जुबान बंद रखने के लिए मैं तुम्हें 1 सेंट भी नहीं दूंगा। मुश्किल ये है कि वाशिंगटन के फैसले के हवाले से कहानी में तुम्हारा जिक्र जरूर आएगा। वाशिंगटन के ऐलान से पहले ये सारी रिपोर्ट लंदन के एक बड़े अखबार की शह सुर्खियों में छपेगी, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी हैसियत की कदर मजरू होगी। ओह, उसकी गुर्राहट सुनाई दी। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। तुम्हारे रुतबे के आदमी को ब्लैकमेल करना मेरे लिए एक एजाज होगा जो मेरा हवाला बन सकता है। क्या लंदन टाइम्स वाले इसी कदर डफर हैं कि गुमनाम आदमी की बेसुरोपा बातें खरीद लेंगे? 10,000 पाउंड के एवज मेरी कहानी उनके पास महफूज रहेगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। सरकारी प्रेस रिलीज जारी होते ही वो मेरी रिपोर्ट छाप कर बकिया 90,000 दे देंगे। इतनी हम और बड़ी खबर खरीदने के लिए मामूली अखबार भी 10-15,000 पाउंड का जुआ खेल सकता है। ये रकम मिल जाए तो तुम कहानी बेचने का इरादा तर्क कर दोगे। वो राह रास्त पर आ गया। तुमसे मुझे रकम लेने की कोई जरूरत नहीं। इस बड़े स्कैंडल से बचने के लिए तुम्हें मेरे आदमी की आजादी का बंदोबस्त करना होगा। मैंने लगी लिपटी रखे बगैर अपना मुद्दा जाहिर कर दिया। जब वो अपने साथ पूरे जहाज को आग लगाने पर तुला हुआ है तो तुम उसे क्यों बचाना चाह रहे हो? मुझे अपने हर आदमी की जान अजीज है। वो खुद को खत्म करने पर मजबूर कर दिया गया, वरना कोई भी अपनी खुशी से मौत को गले नहीं लगाता। तुम्हारे दोस्त वियतनाम सिंड्रोम का बहाना करके किसी बेगुनाह को कुर्बानी का बकरा बना सकते हैं। मेरे लिए ऐसी बात सोचना भी गुनाह है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, इस बात की क्या जमानत है कि इसकी रिहाई के बाद तुम ये कहानी किसी को नहीं दोगे? मैं तुम्हारी जुबान पर भरोसा नहीं कर सकता। कब्रिस का ड्रामा खत्म होने के बाद किसी प्रेस रिलीज की जरूरत नहीं रहेगी और यह स्कैंडल जन्म लेने से पहले खत्म हो जाएगा। ऐसे में कोई रद्दी के भाव भी कहानी नहीं खरीदेगा। वो इसी जहाज में ताबूतों समेत अफगानिस्तान जाने का मुतालबा कर रहा है। वो इलाका मखदूश है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले उचक ली। इसकी दी हुई मोहलत तेजी से खत्म हो रही है। ये काम उससे पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसकी रजामंदी का अंदाजा होते ही मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आने वाले वक्त में मुझे खोई हुई जन्नत मिलने वाली हो। फिर इस खित्ते में तुर्की ही ऐसा महफूज मुल्क है जहाँ ये काम राजदारी से हो सकता है। वहां से मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये लूं कि तुमने मेरी तजवीज कबूल कर ली है। मैं अपनी खुशी पर काबू न रख सका। अभी मैं इस तजवीज पर गौर कर रहा हूँ। इसकी तौसीक दूसरे ही करेंगे। इसके बाद भी एक बड़ा मसला बरकरार रहेगा। क्या तुम्हारा आदमी तुर्की जाने पर आमादा हो जाएगा? मौजूदा हालात में वो तुम्हारे चुंगल से आज़ाद होने और जिंदा रहने का कोई महूम तरीन मौका भी ज़ाया नहीं करेगा। मायूसी की आखिरी हदों पर वो कुछ भी कर गुजरेगा। तुम अनकरा में अपने आदमी की वसूली का बंदोबस्त करो। मैं इस तजवीज़ को मंजूर कराने की कोशिश करता हूँ। आधे घंटे बाद तुम दोबारा मुझे फ़ोन करोगे तो हतमी फैसला हो जाएगा। गुड। इस वक्त तुम बहुत दानिशमंदी और तदब्बुर से काम ले रहे हो। मुझे उम्मीद है कि अपनी कोशिशों में तुम वक्त पर ज़रूर नज़र रखोगे। मैंने पूरे खलूस और खुश दिली के साथ कहा, मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं जीती हुई बाजी हार रहा हूँ। उसकी आवाज़ अचानक बहुत तल्ख होगी।
कभी कभी आदमी अपनी गलतियों की इससे बड़ी कीमत अदा करता है। ये न समझ लेना कि ये मुआहदा होने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तुम जल्दी फना कर दिए जाओगे। अपनी गलती को तस्लीम कर लेने वाले अजीम होते हैं। तुम्हारी तल्ख नवाई के बावजूद मैं तुम्हारी इस इखलाकी बढ़ाई को सलाम करता हूँ। मैंने तशक्कुर से लबरेज आवाज में कहा, काश तो सीख करने वाले भी इस नुक्ते को समझ लें तो ये संगीन बहरान आज रात ही टल जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद मैं इसी नंबर पर तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। उसने फोन बंद कर दिया। गुफ्तगू खत्म होते ही वफूर मुसर्रत से मेरा दिल भर आया। मायूसी के घोर अंधेरों में मुझे अचानक ही वो तरकीब सूझी थी। ये खुदा के शुक्र व ममनूनियत का मकाम था कि मैं सुल्तान शाह से हजारों मील दूर और लाताल्लुक होते हुए भी उसके लिए कुछ कर गुजरने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। आइजक बेल का दिया हुआ आधा घंटा पूरा होने से पहले मुझे अंकारा के बारे में अव्वल खान से बात करनी थी, मगर मैंने वो बूथ छोड़ दिया। थोड़ी सी देर में मैंने उसी एक बूथ से आइजक बेल को 2 मरतबा फोन किया था। अगर उसने दूसरी बार यह मालूम कर लिया कि मैं उसे फोन करने के लिए एक मखसूस बूथ ही इस्तेमाल कर रहा था, तो तीसरी बार उसके आदमी मुझे नरगे में लेकर कोई भी मन माना सलूक कर सकते थे। टैक्सी में वहां से विक्टोरिया की तरफ जाते हुए मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल जड़ पकड़ने लगा कि आइजक बेल ने अपनी गलती तस्लीम की थी। ना स्कैंडल टालने के लिए वो सुल्तान शाह को छोड़ने पर आमादा हुआ था। उसने ये मकारी सिर्फ इसलिए की थी कि आधे घंटे में किसी को हदायत देकर उस बूथ के गिर्द अपने आदमियों का जाल फैला सके और फिर मुकर्रर वक्त पर वो मुझे घेर ले। जगह तब्दील करने के बाद मैं ऐसे किसी खौफ के बगैर उसे तीसरी बार भी राब्ता कर सकता था। विक्टोरिया स्टेशन के बाहर टैक्सी छोड़कर मैं ऊंची छत वाले हाल में दाखिल हुआ तो वहां कई बूथ खाली थे। मैंने एक अलग थलग बूथ मुंतखिब करके अव्वल खान से राब्ता कर लिया।